क्वांट की शक्ति के साथ। सही। आप वास्तव में इनमें से बहुत सारे निष्क्रिय, बहुत सारे पारंपरिक प्रकार के निवेश पद्धतियों को मात दे सकते हैं। हमारे जैसे लोगों ने वर्षों से ये दिखाया है कि यह संभव है। तो और ये किसी भी निवेश समाधान जितना ही आसान है, और यह वास्तव में दीर्घावधि में आपके धन और आपके पोर्टफोलियो के विकास को सशक्त बना सकता है। नमस्कार, मार्केट पिलर्स अनकवर्ड में आपका स्वागत है। यह एक शैक्षणिक श्रृंखला है जिसमें हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो भारत में वित्तीय और व्यावसायिक परिदृश्य को बदल रहे हैं। हमारी आज की मेहमान हैं सोनम श्रीवास्तव। वह राइट रिसर्च की संस्थापक और सीईओ हैं, जो एक सेबी पंजीकृत रोबो एडवाइजर है और क्वांट फाइनेंस पर काम करती है। वह एक आईआईटी ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने क्वांट फाइनेंस में अपने अनुभव का लाभ उठाकर एक ऐसी फर्म विकसित और स्थापित की है जो डेटा आधारित और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। वास्तव में वह 250 करोड़ से अधिक की संपत्तियों का प्रबंधन करती है और उनके 40,000 से अधिक ग्राहक हैं। तो आज हम यह समझेंगे कि क्वांट फाइनेंस क्या है, निवेशकों के व्यवहार का दृष्टिकोण क्या है, बाजार किस दिशा में जा रहे हैं और कौन से सबसे रोमांचक सेक्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जाहिर है कि हर कोई पारंपरिक निवेश के तरीकों को जानता है, लेकिन अगर आपको इसे 10 साल के बच्चे को समझाना हो तो क्वांट फाइनेंस असल में क्या है? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी। तो देखिए, मैं मानती हूं कि निवेश एक क्षेत्र है ना। आप निवेश कैसे करते हैं? आप अपने चार्ट्स देखते हैं या कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, और ये सब मूल रूप से डेटा द्वारा संचालित होता है ना। यहाँ तक कि विश्लेषक भी अभी डेटा ही देखते हैं। अब क्वांट के रूप में हम जो करने की कोशिश करते हैं वह यह है कि हम बहुत बड़े डेटा सेट्स को जोड़ते हैं, मतलब कई कंपनियों और कई फैक्टर्स को मिलाकर, और हम पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया को सिस्टमेटिक बना देते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो होता ये है कि आप बहुत सारा ऐतिहासिक डेटा और बहुत सारे पुराने परिदृश्यों को देखते हैं। आप ऐसे अवसर ढूंढ सकते हैं जो शायद किसी को सिर्फ एक झलक देखने पर नजर ना आए। साथ ही आप अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार भी रणनीति बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा करके हम ऐसी रणनीतियाँ बना सकते हैं जो पारंपरिक अध्ययनों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और मुझे लगता है कि अभी के बदलते समय में बहुत से लोग सिस्टम्स चाहते हैं। वे चाहते हैं, आप जानते हैं, तो मेरे पास आने वाले 10 में से 5 से भी ज़्यादा लोग बहुत इच्छुक होते हैं कि उनके पास कोई सिस्टम हो, और वे यह जानना चाहते हैं कि वह सिस्टम कितना अच्छा है ना? हाँ, खासकर जब बाजार बहुत अस्थिर है, जैसा कि आपने कहा अभी बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो हमें ये बताइए कि इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। क्वांट निवेश बनाम पारंपरिक निवेश, अगर आपके पास कोई ऐतिहासिक डेटा है, और ये कैसे काम करता है? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि क्वांट रणनीतियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो आप जानते हैं, क्वांट का उपयोग करके आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप हाई रिस्क रणनीति अपना सकते हैं, आप लो रिस्क रणनीति भी अपना सकते हैं। सही है। तो आप जानते हैं, पारंपरिक रूप से बहुत सारे क्वांट फंड्स, खासकर भारत में, वे मोमेंटम निवेश का पालन करते हैं, यानी ट्रेंड के आधार पर निवेश करना। और पिछले 5 वर्षों में इसने वास्तव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वांट फंड्स ने इसी तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन मोमेंटम भी बाजार की अस्थिरता के दौरान अस्थिर हो जाता है। तो ये भी उस निवेश का एक हिस्सा रहा है। तो मोमेंटम की जगह अगर आपके पास एक मल्टी फैक्टर अप्रोच हो, तो इसका मतलब है कि आप मोमेंटम भी देख रहे हैं, लेकिन साथ ही आप कंपनी की गुणवत्ता भी देख रहे हैं। और गुणवत्ता वाली कंपनियां आमतौर पर तब अच्छा प्रदर्शन करती हैं जब बाजार अस्थिर होते हैं। तो एक मल्टी फैक्टर अप्रोच अस्थिर माहौल में बेहतर प्रदर्शन करती। तो आप जानते हैं, क्वांट स्ट्रैटेजीज के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, सक्षम है, लेकिन अगर आपके पास हो तो किस तरह के रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए, हम वास्तव में ऐसे ही रहे हैं। रिसर्च हम पिछले 6 सालों से स्मॉल केस प्लेटफॉर्म पर ये कर रहे हैं, और हमारी कई स्ट्रैटेजीज़ ने वास्तव में, आप जानते हैं, हमारे कई क्लाइंट्स के लिए इन 6 सालों में 40% से अधिक CAGR दिया है। ठीक है। सही है। तो इस मायने में हमारे पास बहुत मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, ये उत्साहजनक है। और मैं समझती हूँ कि निवेश करने का ये तरीका मिलेनियल्स के बीच काफी लोकप्रिय है। हमें थोड़ा और बताइए कि उनके निवेश व्यवहार और पसंद किस तरह से पारंपरिक निवेशकों से अलग हैं, जो लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, और क्या आपके पास उनके लिए कोई सलाह है? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे छोटे से मामले में निवेशकों की औसत आयु लगभग 30 से 35 वर्ष है। तो ये है
फिर तो ये असली मिलेनियल नहीं हुए, ये मिलेनियल ही हैं। माफ कीजिए, जेन नहीं, ये जेन जी नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए आपके पास अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो हम अपने यूज़र सेगमेंट का भी अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि उनमें से एक सेगमेंट ऐसे लोगों का है जो वास्तव में बेंगलुरु के बुक्स, टेक फोक्स या स्टार्टअप फोक्स से आते हैं, जो इसलिए आते हैं क्योंकि वे सिस्टम्स चाहते हैं। ठीक है, वे वास्तव में इसमें विश्वास करते हैं और वे चाहते हैं कि उनके लिए अच्छे सिस्टम्स काम करें। तो मुझे लगता है कि यह वह पसंद है जो आपको पुरानी पीढ़ी में नहीं दिखती। हाँ, तो वह है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये लोग सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं और सभी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। वे जानते हैं, वे ये जानना चाहते हैं कि कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं, वे ये जानना चाहते हैं कि कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, वे यह जानना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या निवेश इंडस्ट्री में कौन से नए प्रोडक्ट्स या उभरती थीम्स हैं, कौन सी टॉप कंपनियां हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रही है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में रुचि का स्तर वाकई काफ़ी बढ़ गया है। मुझे लगता है कि डेटा की उपलब्धता पिछली पीढ़ी की तुलना में अब कहीं ज़्यादा है। लोगों के पास अपने फ़ोन पर निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं और यह उनके पास ढेर सारी जानकारी उपलब्ध है। हाँ, मुझे लोग ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनके लिए इस शोर को छांट सके, उनके लिए। और मुझे लगता है कि लोग ये मानते हैं कि व्यवस्थित निवेश की एक ताकत होती है जो सच में मदद कर सकती है, क्योंकि जब इतना शोर होता है तो वह आपके दिमाग को भी भारी कर सकता है। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसी सही व्यवस्था होना वाकई फ़र्क ला सकता है। हाँ, और अब जैसा कि आपने कहा, जानकारी इतनी ज्यादा है कि वह भारी पड़ जाती है। यहाँ डेटा है, यहाँ बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो मुझे लगता है कि शोर को काटना ही क्वांट कर रहा है। तो आपका नजरिया क्या है? विश्लेषण, डेटा और वैज्ञानिक शोध के आधार पर अगले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है? मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमारे लिए कहना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि भारत में बहुत सारी उभरती हुई इंडस्ट्रीज हैं। आप देख रहे हैं कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के लिए मैक्रो इकोनॉमिक डेटा काफ़ी अच्छा है। मुझे लगता है कि सरकार भी दरों में कटौती वगैरह के साथ बहुत कुछ कर रही है। हम जो देखते हैं वह स्टॉक विशिष्ट डेटा है। हम देखते हैं कि सबसे पहले व्यापक बाजार में जो प्राइस ट्रेंड्स हैं उनमें काफ़ी मजबूती है। दूसरी बात, आप देख रहे हैं कि अब कमाई बेहतर हो रही है। ठीक है, तो हमने कुछ तिमाहियों में देखा है कि कंपनियों की कमाई उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन इस तिमाही में पिछले 3 तिमाहियों की तुलना में बेहतर है। और फिर हमें लगता है कि आगे चलकर हम कमाई में सुधार देखेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम बहुत सारे सकारात्मक संकेत देख रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि समग्र बाजार में कई कंपनियां अपनी कमाई के मामले में वास्तव में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और शानदार नतीजे दे रही हैं। और मुझे लगता है कि यही वह चीज़ है जो हमें एक क्वांट के रूप में करनी चाहिए, इन खास क्षेत्रों की पहचान करना। ठीक है, तो ये वह अर्थव्यवस्था नहीं है जहाँ सब कुछ ऊपर जा रहा हो या सब कुछ बिल्कुल सही हो, बल्कि कुछ खास चीज़ें हैं जो वास्तव में बहुत अच्छा कर रही हैं और हमें उन्हीं की पहचान करनी है। तो वे कौन से क्षेत्र हैं? फिर हमें बताइए कि आपने कौन कौन से क्षेत्र पहचाने हैं। मुझे लगता है अभी ये काफ़ी विविध है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ तिमाहियों में केमिकल सेक्टर के कई स्टॉक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आप जानते हैं टैरिफ्स आ रहे हैं और आपको नहीं पता कि इसका क्या असर पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि फिलहाल फार्मा सेक्टर आगे बढ़ रहा है। हमने फार्मा में कुछ एकीकरण भी देखा है, फिर से टैरिफ्स की बात है। आप जानते हैं उस क्षेत्र में कुछ घोषणाएं होंगी। हम सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ स्टॉक्स में भी हलचल देख रहे हैं। हम काफ़ी उभरते हुए क्षेत्र देख रहे हैं। तो ये हर जगह मिला जुला माहौल है। मुझे लगता है, आप जानते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस में हमें उम्मीदें हैं क्योंकि रेट कट्स हुए हैं, लेकिन उस क्षेत्र में थोड़ी अस्थिरता भी रही है। ईवीज या रिन्यूएबल्स के क्षेत्र के बारे में क्या राय है? तो मुझे लगता है कि यह सब बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि यह सब काफ़ी हद तक वैश्विक व्यवस्था पर निर्भर करता है। सही है, तो चिप्स की सप्लाई, टैरिफ्स और आप जानते हैं ऑटोमोबाइल्स के आयात निर्यात से ये कैसे प्रभावित होता है। मैं समझती हूँ कि भारत इस विषय पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में अभी हमें काफ़ी आत्मविश्वास है। ऑटो और सीरीज ऑटो के अलावा हम निजी वाहनों की मांग में भी बढ़ोतरी देख रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत में उपभोग को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं। हाँ, उपभोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया गया है। हमने अभी तक वे संख्याएं नहीं देखी हैं, लेकिन हम वहाँ भी कुछ सकारात्मक गतिविधियाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने अभी कई सेक्टर्स की बात की है, लेकिन सबसे बड़े अवसर कहाँ हैं? क्या आप सेक्टर के प्रति तटस्थ हैं या आपको लगता है कि यह किसी खास, जैसे लार्ज कैप्स, मिड कैप्स या SME के लिए है? तो देखिए, आमतौर पर आप जानते हैं जो रणनीतियाँ हम अपनाते हैं, ठीक है,
रिसर्च का काम यही है, लोग हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वे बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन पाना चाहते हैं। ठीक है, हमारे निवेशकों की ओर से हमें जो माइंडेट मिला है वह यही है कि हम बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करें, जैसा कि हमारे निवेशकों का प्रकार है। और आप वह कैसे करते हैं? आप जानते हैं, आप उन शेयरों को चुनते हैं जो तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, और आमतौर पर जब आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में स्वाभाविक रूप से स्मॉल और मिड कैप्स का बड़ा हिस्सा होता है। तो परंपरागत रूप से मैंने देखा है कि हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप्स कभी भी 30% से अधिक नहीं रहे हैं। तो हमारा फोकस स्मॉल और मिड कैप पर है। हम बहुत ही छोटी कंपनियों में नहीं जाते। हाँ, यह स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में काफ़ी विविधीकृत है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं कि हर जगह काफ़ी अवसर हैं। ठीक है, तो हमने ऑटो, सीमेंट, केमिकल्स और इंडस्ट्रियल्स कंजम्पशन के बारे में बात की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग क्षेत्रों में हमें कई अवसर मिल रहे हैं जहां हम अभी दांव लगा रहे हैं, लेकिन हम नहीं हैं। अभी किसी एक सेक्टर को चुनना और अपनी सारी उम्मीदें उसी पे लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें बहुत ही अस्थिर हैं। तो अगर आपको अगले 5 सालों में वैज्ञानिक डेटा के आधार पर शीर्ष 3 सेक्टर चुनने हों तो आप कौन से चुनेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास वाकई में रफ्तार पकड़ रहा है। तो इंफ्रा सेक्टर, इसके साथ साथ मुझे लगता है, आप जानते हैं, हमने हॉस्पिटल सेगमेंट और फार्मा सेगमेंट में भी महत्वपूर्ण दांव लगाए हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। मोटे तौर पर फार्मा, कुल मिलाकर फार्मा। और फिर मैं कहूँगी मटेरियल्स। आप जानते हैं, इस उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ आप देखेंगे कि सीमेंट, केमिकल्स और इन सभी मटेरियल्स पर काफ़ी दांव लगाए जा रहे हैं। सही है, तो मुझे लगता है कि ये एक और दांव होगा जो मैं लगाऊंगी। ठीक है, अब ये दिलचस्प है कि आप क्वांट फाइनेंस में भी हाथ आजमा रही हैं। बिल्कुल, मुझे पता है कि आप IIT ग्रेजुएट हैं, लेकिन चलिए आपकी यात्रा के बारे में थोड़ा और समझते हैं। क्या आप कम उम्र में ही इस बात को लेकर बहुत फोकस्ड थीं कि आपको क्या करना है? क्या एक महिला के रूप में मार्केट में प्रवेश करना थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि ये पुरुषों की दुनिया मानी जाती है? हमें बताइए कि आप कैसे, आप जानते हैं, संस्थापक बनी राइट रिसर्च। देखिए, मुझे ऐसा ही लगता है, ये साल बहुत ही दिलचस्प रहा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी। ठीक है, वाह। और अब आप मार्केट में हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। अपनी पहली नौकरी कर रही थी। मैंने रिलायंस में शुरुआत की थी। ठीक है। और मैंने CFA की पढ़ाई शुरू कर दी थी और CAT जैसी परीक्षाओं की भी तैयारी करने लगी थी। और मुझे क्वांट की दुनिया में भी काफ़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि कॉलेज के दौरान भी मुझे डेटा और एल्गोरिदम में बहुत रुचि थी, यहाँ तक कि केमिकल इंजीनियरिंग में भी। हाँ, तो ये चीज़ मेरे लिए वाकई में क्लिक कर गई। और फिर मुझे 2012 में मुंबई में इस क्षेत्र में काम करने का पहला मौका मिला, और फिर सब कुछ मेरे लिए सही बैठ गया और मुझे लगा, आप जानते हैं, ये बहुत रोमांचक है। आप जानते हैं, आपको बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें करने को मिलती हैं। ये एक बहुत ही खुला माहौल है। बहुत सही है। लेकिन आप जानते हैं, कोर की ताकत के साथ आप इसमें फोकस ला सकते हैं, और जब आप नतीजे देखना शुरू करते हैं तो ये बहुत उत्साहजनक होता है। तो मुझे लगता है कि यही चीज़ मेरे लिए क्लिक कर गई। और आप जानते हैं, करंट फाइनेंस या ट्रेडिंग भी एक तरह से हमेशा पुरुषों की दुनिया रही है। ठीक है, हाँ, तो जिन बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है, वहाँ मैं शायद फ्लोर पर 1 या 2 महिलाओं में से एक होती थी। लेकिन आप जानते हैं, ये एक बहुत ही रोमांचक क्षेत्र है, जहाँ आपको अपने काम के आधार पर परिणाम मिलते हैं, और अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ऐसे परिणाम मिलते हैं जो लोगों के लिए उत्साहजनक होते हैं। तो हाँ, मुझे अपने आसपास के लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिला है, और ख़ासकर जब मैंने खुद का काम शुरू किया तो यह एक चुनौती थी, या कुछ ऐसा था जिसमें आप सोचते हैं कि क्या मुझे इस क्षेत्र में एक महिला उद्यमी के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, लेकिन निवेशकों से भी बहुत प्रोत्साहन मिला है। और आप जानते हैं, इन 6 वर्षों में हमने ऐसे लोगों का एक बड़ा आधार बनाया है जो वास्तव में हमारे काम में विश्वास करते हैं। हाँ, और ऐसे समय में यह बहुत शक्तिशाली है जब आप जानते हैं कि चीज़ें बहुत अस्थिर हैं। लोगों को इक्विटी में निवेश करने को लेकर थोड़ा सतर्क होते देखना, लेकिन हमारे वफादार ग्राहकों का समूह हमारे साथ बना रहा है, और वे अस्थिर समय में हमें प्रोत्साहन के शब्द भेजते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत शक्तिशाली है। और मुझे लगता है कि शायद आपके रिटर्न खुद ही सब कुछ बयां करते हैं, इसी वजह से लोग आप पर विश्वास करते हैं। तो अगर आपको निवेश यात्रा के भविष्य को देखना हो, तो क्या आपको लगता है कि क्वांट फाइनेंसिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी? क्या यही आगे का रास्ता होगा, या आपको लगता है कि अभी भी पारंपरिक निवेश के तरीकों को लेकर काफी झिझक है और वे अभी भी मजबूत बने रहेंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप वैश्विक बाजारों को देखें तो आप देखेंगे कि पीओ वास्तव में बहुत huge. बड़ा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये जरूर बढ़ेगा। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भारत वहां जा रहा है और मुझे लगता है कि ये पहले से ही बढ़ रहा है। मैं इस इंडस्ट्री में 10 साल से ज्यादा समय से हूँ, तो 10 साल पहले इसमें कोई रुचि नहीं थी और अभी ये काफी ज्यादा है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी एएमसी भी इसमें आ रही हैं और इस क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश कर रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इस क्षेत्र में चीजें आगे बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि ये सभी उद्योगों में हो रहा है। ठीक है, बस सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग, एआई जैसी चीजें अब तेजी से बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये जरूर होगा। क्या यह पारंपरिक निवेशकों की जगह ले लेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्वांट के साथ भी देखें तो बाजार ही तय करेगा कि क्या होगा। ठीक है, तो बाजार में गतिशीलता है, तो अगर आपके पास एक अच्छा क्वांटिटेटिव सिस्टम है जो बाजार की गतिशील प्रकृति को समझ सकता है और आपके पास डेटा तक पहुंच है, तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं जो बाजार पर नज़र रखते हैं, तो वे भी सफल होंगे। तो मुझे लगता है कि क्वांट निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, लेकिन जो इनाम मिलेगा वह वही होगा जो बाजार यहाँ तय करता है ना? हाँ, तो अगर आपको कुछ आंकड़े देने हों तो फिलहाल वैश्विक स्तर पर क्वांटम इन्वेस्टिंग की क्या स्थिति है, भारत में ये कैसी है और आप इसे कहाँ जाते हुए देखते हैं? ठीक है, देखिए, क्वांट फाइनेंस कई तरीकों से हो सकता है। अगर आप निवेश या स्टॉक ट्रेडिंग में एल्गोरिदम के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह भारत में काफ़ी बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन जैसे हर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग के लिए एल्गो का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन निर्णय लेना क्वांटिटेटिव सिस्टम्स के जरिए। ठीक है, मुझे लगता है कि वह चीज़ यहाँ नहीं है। अगर आप उन म्यूचुअल फंड्स या फंड्स की संख्या देखें जो इस तरह के फंड को फॉलो कर रहे हैं, तो वह अभी भी भारत में 5% से भी कम होंगे, लेकिन वैश्विक स्तर पर हाँ, आप देखेंगे कि वहाँ ये 40 से 50% से भी ज़्यादा है। ठीक है, देखिए तीज, आप जानते हैं मैं जब HSBC में थी तो ग्लोबल मार्केट में काम करती थी, और आप देखेंगे अलग अलग निवेशक, अलग अलग पार्टियाँ, वे क्वांट की भाषा बोलते हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन से फैक्टर्स फॉलो कर रहे हैं और यहाँ किस चीज़ का एक्सपोजर है जो अभी भी भारत में नहीं है। और मुझे लगता है कि ये ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि भारतीय बाजार भी विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बाजार की चौड़ाई बढ़ती है, आप 5000 स्टॉक्स को कवर नहीं कर सकते और उनके बारे में विशेष रूप से बात नहीं कर सकते। ठीक है, आपको फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि क्वांट और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग इस मायने में ज़रूर बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ज़रूर होगी। बिल्कुल। अगर आपको किसी व्यक्ति को क्वांट मेथड से निवेश करने के लिए सफलतापूर्वक मनाने के लिए एक प्रभावी संदेश या एक छोटी सी लाइन देनी हो, तो आप वास्तव में क्या कहेंगे? आप उन्हें क्या पिच करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि मेरी पिच ये होगी कि निवेश करना एक बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक खुली दुनिया की तरह लगता है जहां आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत शोर है, और जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो वह आपको इस शोर के बीच में बहुत अच्छी तरह से नेविगेट करने में मदद करता है, खासकर क्वांट की ताकत के साथ। बिल्कुल, आप वास्तव में इन तमाम पैसिव और पारंपरिक निवेश विधियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जो बाजार में मौजूद है। हम जैसे लोगों ने सालों साल ये साबित किया है कि ये संभव है। हाँ, और यह किसी भी निवेश समाधान जितना ही आसान है, और ये वाकई में आपके धन और आपके पोर्टफोलियो की दीर्घकालिक वृद्धि को सशक्त बना सकता है। तो मुझे लगता है कि यही मेरी बात होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो निवेशक देख रहे हैं वे इससे सहमत होंगे। और आखिर में, जब हम आपको वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करते या क्वांट निवेश करते नहीं देखते, तो आप अपना खाली समय किस तरह बिताना पसंद करते हैं? मुझे पसंद है तो मैं फिटनेस में हूँ, मैं जिम जाने की कोशिश करती हूँ, मैं तैराकी करती हूँ और काफ़ी कुछ पढ़ती हूँ। ठीक है, मुझे अभी सोना बहुत पसंद है। आराम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और आप जानते हैं, फिल्में और टीवी वगैरह देखना। इतना ईमानदार होने के लिए धन्यवाद। यह समझना वास्तव में दिलचस्प है कि क्वांट निवेश की यह दुनिया किस प्रकार काम करती है, और निश्चित रूप से भारत को बहुत प्रगति करते हुए तथा शेष विश्व के साथ कदम ताल मिलाते हुए देखना दिलचस्प है। तो अब आपसे बात करना दिलचस्प रहा। धन्यवाद। ठीक है, और इसी के साथ हम मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस संस्करण को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप क्वांट निवेश के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। यदि आपके पास कोई टिप्पणी या प्रश्न हो तो उसे साझा करें तथा मनी टीवी की सदस्यता लेना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद।